बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो इस तरह हम करते हैं कि पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को डिफ़ाइन करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन की डिफिनीशन है द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट a large figure into a smaller figure by introducing power of 10 is called scientific notation. That is the definition of scientific notation. Actually, we have a very large number. We have to we have to make it smaller. So this process is called scientific notation. For example, I am going to take an example that mass of the sun. Mass of the sun हमारे पास है This is the mass of the sun. So actually this is a very large figure. So scientific notation say that don't worry, I can make it smaller. So look at here. By scientific notation I can write as 7 into 10 power 30 kilograms. So look at here. So we made this figure. This figure is very large. तो इस लार्जर फिगर को हमने एक छोटा फिगर बनाया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। सपोज हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है, मैं लिख लेता हूँ डायमीटर, या इसको कह लें साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस भी एक बहुत बड़ा लार्ज फिगर है। ये हमारे पास है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो एक लार्ज फिगर है, मतलब नंबर इसका स्मॉलर है लेकिन है लार्ज फिगर। तो इसको हम बना सकते हैं स्मॉलर बाय साइंटिफिक नोटेशन। तो देखें, दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस लार्ज फिगर। तो साइंटिफिक नोटेशन से हम एक लार्ज फिगर को छोटा फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के लिए कन्वेंशंस हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन का फ़ायदा तो हमें पता चल गया कि हम एक लार्ज फिगर को छोटा बनाएंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग पावर ऑफ 10। फ़ायदा तो पता चल गया। अब हम ये पढ़ते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे करेंगे। तो ये कैसे के लिए पहले हम पढ़ते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब है रिवायात। तो द डेसिमल पॉइंट शुड बी प्लेस्ड at the right side of the first non-zero digit. अच्छा, डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी हो लेकिन आप लोगों ने उसको लाना है कहाँ पर? एट द राइट साइड। किसके राइट साइड? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पर आप लोगों ने उसको लाना है। तो डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी हो, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि डेसिमल पॉइंट को लाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पर। अच्छा, अब इसके लिए रूल्स हैं कि हम ये साइंटिफिक नोटेशन कैसे करेंगे। तो पहले हमारे पास है रूल नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ decimal point shifted will be equal to power of 10. The number of decimal point shifted will be equal to power of 10. अच्छा, दूसरा रूल है रूल नंबर सेकंड, when the decimal point moves towards right, decimal point move towards right, then
power of 10 will be taken as negative. Power of 10 will be taken as negative. Okay. Rule number 3, if the decimal point moves towards left, then power of 10 will be taken as positive. So power of 10 will be taken as positive. So these are the 3 rules. तो पहले ये कह रहे हैं कि जितनी दफ़ा डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करोगे वो पावर ऑफ 10 आएगा, 2 दफ़ा शिफ्ट करोगे डेसिमल पॉइंट को पावर 2, 3 दफ़ा शिफ्ट करोगे डेसिमल पॉइंट को तो 10 पावर 3, 4 दफ़ा डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करोगे तो 10 पावर 4. अच्छा, रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर डेसिमल पॉइंट जाएगा टुवर्ड्स राइट साइड तो डेसिमल पावर ऑफ 10 जो है वो नेगेटिव होगा, और ये कह रहा है कि अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाएगा तो पावर ऑफ 10 पॉजिटिव होगा. तो दीज आर द 3 रूल्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. तो चलो इस तरह करते हैं कि इन 3 रूल्स को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होते हैं ये 3 रूल्स इधर. अच्छा, ये 3 रूल्स को इधर हम अप्लाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. अच्छा, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फिगर है 315,000,000 ग्राम. अच्छा, ये हमारे पास एक फिगर है, एक लार्ज फिगर है. तो हमने इस लार्ज फिगर को छोटा फिगर बनाना है. तो किस तरह बनाएंगे? तो देखें, पहले तो ये बताएं कि डेसिमल पॉइंट है किधर. तो हमें पता है कि जब डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो वो आखिर में होता है. तो डेसिमल पॉइंट जो है वो आखिर में मौजूद है. अच्छा, और कन्वेंशन के मुताबिक डेसिमल पॉइंट होना किधर चाहिए? तो मैंने बताया ना कि डेसिमल पॉइंट जो है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे होना चाहिए. तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो हमारे पास है वो है 3, तो 3 के राइट साइड पे होना चाहिए. तो है किधर? आखिर में. होना किधर चाहिए? 3 के राइट साइड पे. तो शिफ्ट करें इसको तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो डेसिमल पॉइंट आएगी 3 और 1 के दरमियान, और 10 टाइम शिफ्ट किया तो 10 पावर 10. अच्छा, अब ये देखें, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ गया. जब लेफ्ट की तरफ गया तो पावर ऑफ 10 पॉजिटिव. जब लेफ्ट की तरफ जाएगा तो 10 पावर ऑफ 10 पॉजिटिव. अच्छा, तो आ जाएगा +10. सो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का ये साइंटिफिक नोटेशन. दूसरी मिसाल लेते हैं. दूसरी मिसाल ये है 0.0000053 सेकेंड्स. ये हमारे पास एक टाइम है, गिवन है, लार्ज फिगर है. हमने इस लार्ज फिगर को छोटा फिगर बनाना है. तो देखें हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है. कहाँ शिफ्ट करना है? अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे हमने इसको शिफ्ट करना है. तो देखें हमने इसको शिफ्ट किया तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 टाइम्स हमने शिफ्ट किया तो 10 पावर 8. तो 5.3 इंटू 10 पावर 8. क्योंकि हमने 8 टाइम शिफ्ट किया तो रूल नंबर 1 के मुताबिक जितनी दफ़ा शिफ्ट करोगे तो वो होगा पावर ऑफ 10. तो 8 दफ़ा शिफ्ट किया तो 10 पावर 8. ओके, और रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ जाएगा तो पावर ऑफ 10 नेगेटिव. तो इधर देखें, तो ये डेसिमल पॉइंट गया टुवर्ड्स राइट, तो अगर टुवर्ड्स राइट गया तो पावर ऑफ 10 नेगेटिव, तो यह आ जाएगा -8. तो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म. अच्छा, तो इसी तरह अगर हम एक और फिगर लें, सपोज हमने एक फिगर लिया 99,800,000 सपोज मीटर, ये हमने लिया. हमने इसको शिफ्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में. तो ये बताएं डेसिमल पॉइंट है किधर? डेसिमल पॉइंट ऑब्वियसली लास्ट में है, आखिर में. जब नहीं होता तो आखिर में होता है. और होना किधर चाहिए? अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे होना चाहिए. तो हम इसको शिफ्ट करेंगे. तो देखें इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 टाइम शिफ्ट हुआ तो यह आ जाएगा 9.98 इंटू 10 पावर 8. अच्छा, 8 दफ़ा शिफ्ट हुआ तो 10 पावर 8. अब देखें
डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ गया, जब लेफ्ट की तरफ गया तो 10 पावर 8, 10 पावर पॉजिटिव तो +8 आ जाएगा। अच्छा, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा तो माइनस, राइट की तरफ जाएगा तो प्लस। दिस इज ऑल अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हमारे पास हुआ पहला टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। अब इसके बाद है दूसरा टॉपिक प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जो है वो दूसरा टॉपिक है। अच्छा, दूसरा टॉपिक है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस, ओके। तो प्रीफिक्सेस को हम डिफाइन करते हैं, द ग्रीक और द लैटिन वर्ड्स बाय विच we can express a very large or small numbers is called prefixes। जिससे हम एक बड़ा नंबर या एक छोटा नंबर एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस मीन रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस लैटिन वर्ड्स को या ग्रीक वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे प्रीफिक्सेस। ओके, तो ये ग्रीक वर्ड्स है। प्रीफिक्सेस क्या चीज़ है? ग्रीक वर्ड्स है, जिससे हम एक बड़ा या छोटा नंबर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। अच्छा, तो सपोज मैंने कहा कि मैं रोज़ाना 2000 मीटर वॉक करता हूँ। झूठ है खैर, लेकिन सपोज मिसाल है, वक्त नहीं करता, टाइम नहीं है, तो 2000 मीटर वॉक करता हूँ। अच्छा, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं रोज़ाना 2 किलोमीटर वॉक कर सकता हूँ। यस, तो इसका ये मतलब है कि इस 1000 का रिप्रेजेंटेशन है किलो। तो 1000 का रिप्रेजेंटेशन क्या है? किलो। तो ये किलो इज़ अ ग्रीक वर्ड, किलो इज़ अ ग्रीक वर्ड। तो इसका ये मतलब है कि ये किलो प्रीफिक्स है, क्योंकि ये इस 1000 को रिप्रेजेंट करता है। 1000 को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मेरे पास कंप्यूटर है, उसमें हार्ड डिस्क है ना, मोबाइल है, मोबाइल में हार्ड डिस्क है, वो है 128,000,000,000 समरा 0 गानशु ना शू ना बस ना बकाफी बाइट्स। इतने ज़ीरोज़ जो हैं ये इतने इसका हार्ड डिस्क है। अच्छा, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो मोबाइल है उसमें जो हार्ड डिस्क है वो है 128 गीगाबाइट्स। इसमें 128 गीगाबाइट्स जो है वो हार्ड डिस्क है। अच्छा, तो इस तरह कंप्यूटर इतने टाइम में काम करता है, 0.000000001 सेकेंड। कंप्यूटर इतने टाइम में काम करता है, मतलब जब आप बटन क्लिक करते हैं तो इतने टाइम में वो रिस्पॉन्ड करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि कंप्यूटर 1 नैनो सेकेंड में काम करता है। यस, क्योंकि नैनो इस इतने छोटे नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका ये मतलब है कि प्रीफिक्सेस ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड्स हैं जो एक बड़े नंबर या छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करे। तो इधर ये इतना छोटा नंबर है, इसको ये नैनो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस वो ग्रीक या लैटिन वर्ड्स हैं जिससे हम बड़े या छोटे नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। इंशाल्लाह ये समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं इसको बार बार पढ़ रहा हूँ तो मेरा तो मुँह पक गया है बार बार बोलते हुए, तो इंशाल्लाह आपको भी समझ आ गई होगी। अच्छा, प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं ये भी आपको पता है, चलो लिखवा देता हूँ खैर, ताकि आपको याद आ जाए। हालांकि आप लोगों ने मैट्रिक में भी ये पढ़ा होगा। अच्छा, तो प्रीफिक्सेस को मिडल ऑफ द पेज से लिखेंगे। अच्छा, मीटर यूनिट है, प्रीफिक्स नहीं है। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ, ऊपर चाहता हूँ, नीचे से ऊपर जाता हूँ। तो ये है डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, पिटामीटर, एक्सामीटर। इसके बाद भी है लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। अच्छा, डेसीमीटर, सेंटीमीटर,
मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, फेम्टोमीटर, एटोमीटर। इसके बाद भी है लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, जिस तरह जेप्टो, योक्टो, तो वो और भी है लेकिन हमारे कोर्स पे नहीं है। तो इस तरह जिस तरह मैंने लिखा इस तरह आप लोगों ने याद रखना है। क्या मतलब हुआ? मतलब इसको याद रखना है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गेका, टेरा, बीटा, एक्सा, और इसको इस तरह याद रखना है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। अच्छा, तो मीटर से ऊपर और मीटर से नीचे, तो इस तरह आप लोगों ने याद रखना है। तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गेका, टेरा, बीटा, एक्सा, और डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। अच्छा, तो ये मीटर है 10 पावर 0। 10 पावर 0 का मतलब है 1। 10 पावर 0 का मतलब है 1, मतलब ये कोई प्रीफिक्स है नहीं, तो इसको हम नाम नहीं दे सकते, नंबर नहीं दे सकते। तो मीटर से ऊपर जाएंगे तो 10 पावर +1, 10 पावर +2, 10 पावर +3, 10 पावर +6, 10 पावर +9, 10 पावर +12, 10 पावर +15 और 10 पावर +18। और मीटर से जब नीचे जाएंगे, मीटर से नीचे, तो 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, 10 पावर -4, अस्तगफिरुल्लाह, -6, 10 पावर -9, 10 पावर -12, सॉरी इधर मैं पी को भूल गया हूँ। नैनो के बाद है पीको, नैनो के बाद है पीको, फेम्टो और एटो। अच्छा, तो नैनो के बाद है 10 पावर -12, 10 पावर -15 और 10 पावर -18। तो ये हमारे पास है प्रीफिक्सेस। अच्छा, तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है। तो प्रीफिक्सेस, ये एटो जो है ये 10 पावर -18। अच्छा, इसकी मेरी राइटिंग की विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ रही है क्योंकि मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ। तो एटो जो है ये 10 पावर -18। ओके, तो ये हमारे पास है प्रीफिक्सेस। अच्छा, तो प्रीफिक्सेस हम एक बड़े नंबर को या छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रीफिक्सेस है, ये जो प्रीफिक्सेस हैं, यानी अब मैंने कहा कि सपोज 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 10 पावर -15 मीटर, 10 पावर -15 मीटर। तो हम आसानी से के लिए कह सकते हैं कि 2 प्रोटॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1 फेम्टोमीटर, वो है 1 फेम्टोमीटर। अच्छा, तो बस बहुत आसानी से कह सकते हैं हम 1 फेम्टोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्रोटॉन्स। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं कन्वेंशन ऑफ प्रीफिक्सेस, कि प्रीफिक्सेस के क्या क्या कन्वेंशंस है। कन्वेंशंस का मतलब है रिवायात। अच्छा, कन्वेंशन नंबर 1, कन्वेंशन नंबर फर्स्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कन्वेंशन नंबर 1 क्या है? मैं इसको लिखवाता नहीं हूँ, मैं इसको सिर्फ समझाता हूँ आपको। कन्वेंशन नंबर 1 ये है कि अगर किसी साइंटिस्ट का पूरा नेम हो, यानी पूरा स्पेलिंग हो, किसी साइंटिस्ट के जो नेम है उसका पूरा स्पेलिंग हो और इसका पहला वर्ड कैपिटल हो, तो वो फिर यूनिट नहीं होगा, ये फिर होगा साइंटिस्ट नेम। ये फिर क्या होगा? साइंटिस्ट नेम। अच्छा, अगर पूरा स्पेलिंग हो और पहला वर्ड कैपिटल हो तो वो होगा साइंटिस्ट नेम, वो यूनिट नहीं होगा। ओके, अच्छा, और अगर इसी तरह अगर पूरा स्पेलिंग हुआ, अगर पूरा स्पेलिंग हुआ और इसका पहला वर्ड स्मॉलर लेटर हुआ, स्मॉलर, तो फिर वो यूनिट होगा, फिर वो यूनिट होगा। ओके, अगर सिंगल लेटर है और वो कैपिटल है तो तब भी वो यूनिट होगा, तब भी वो यूनिट होगा। अच्छा, अगर इस तरह के आपके मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में MCQs आ जाए कि व्हाट इज़ द
unit of capacitance. What is the unit of capacitance? ऑप्शन ए हमारे पास है फेराड, ऑप्शन बी हमारे पास है कूलम पर वोल्ट, ऑप्शन सी हमारे पास है कूलम स्क्वायर पर जाउल, ऑप्शन डी हमारे पास है नन ऑफ दीज। तो अगर आप इस एमसीक्यूज को देखें तो एमसीक्यूज में ऑप्शन ए को अगर आप देख लें तो ऑप्शन ए पूरा का पूरा स्पेलिंग है और इसका पहला वर्ड कैपिटल है, तो ये हुआ साइंटिस्ट नेम। इट इज़ नॉट अ यूनिट, इट इज़ नॉट अ यूनिट। अगर आप ऑप्शन बी को देखें, ऑप्शन बी में कूलम का पूरा स्पेलिंग है और पूरा स्पेलिंग है और कूलम कैपिटल है। अगर कूलम कैपिटल है तो ये होगा साइंटिस्ट नेम, इट इज़ नॉट अ यूनिट। तो बच गया ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी कूलम स्क्वायर पर जूल इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, दैट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो इंशाल्लाह फर्स्ट कन्वेंशन समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं कन्वेंशन नंबर 2 की तरफ। कन्वेंशन नंबर 2 कह रहा है कि डबल प्रीफिक्सेस, डबल और ट्रिपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। डबल और ट्रिपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। ओके, अगर किसी भी नंबर में आपके पास 2 प्रीफिक्सेस हों या 3 प्रीफिक्सेस हों तो वो अलाउड नहीं होगा। जिस तरह मैं लिख लेता हूँ 12 माइक्रोमीटर, ये अलाउड नहीं है क्योंकि इधर 2 माइक्रो आ गए। या अगर इस तरह का आ जाए कि 15 मेगा किलोग्राम, 15 मेगा किलोग्राम, तो इसमें मेगा और किलो 2 प्रीफिक्स आ गए, तो ये अलाउड नहीं है। तो हमेशा सिंगल प्रीफिक्स अलाउड होता है। क्या अलाउड होता है? सिंगल प्रीफिक्स हमेशा अलाउड होता है। अच्छा, करेक्ट। तीसरा हमारे पास है कि there should be some space between the 2 units. There should be some space between the 2 units. अच्छा, जिस तरह मैंने लिखा टॉर्क बराबर है सपोज 20 न्यूटन मीटर, तो न्यूटन एक अलग यूनिट है और मीटर अलग यूनिट है। तो न्यूटन और मीटर के दरमियान मैंने लिखा स्पेस, तो इसका ये मतलब है कि जब भी 2 यूनिट्स लिखेंगे तो इनके दरमियान हमेशा होना चाहिए स्पेस। सपोज एंगुलर मोमेंटम मैं लिख लेता हूँ। एंगुलर मोमेंटम बराबर है L = 10 जूल सेकेंड। तो देखें 10 जूल सेकेंड, तो जूल और सेकेंड के दरमियान मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा स्पेस। तो इसका ये मतलब है जब 2 यूनिट्स होंगे तो इनके दरमियान क्या होना चाहिए? इनके दरमियान स्पेस होना चाहिए, तो तब वो यूनिट होगा। अच्छा ना, तब वो सही होगा, यूनिट नहीं। तो इसका ये मतलब है कि जब भी 2 यूनिट्स होंगे या 3 यूनिट्स होंगे तो इनके दरमियान स्पेस होना चाहिए। ये हुआ कन्वेंशन नंबर 3। अच्छा, अब हमारे पास है कन्वेंशन नंबर 4। कन्वेंशन नंबर 4 है कि prefixes should be written first then the units. Prefixes should be written first then the units, क्योंकि prefixes का नाम देखिए, नाम prefixes का नाम है prefix, prefix का नाम है prefix। अच्छा, यानी नाम से पहले, यूनिट से पहले। जिस तरह आप लोग प्री मेडिकल स्टूडेंट से या प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट से, तो प्री मेडिकल का मतलब है मेडिकल से पहले, प्री इंजीनियरिंग का मतलब है इंजीनियरिंग से पहले वाले, तो प्रीफिक्स का मतलब है यूनिट से पहला वाला। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने लिख लिया कि 10 किलोमीटर तो ये सही होगा क्योंकि प्रीफिक्स यूनिट से पहले। अगर हमने लिखा कि 10 मीटर किलो, ये बात गलत होगी। तो इसका मतलब ये है कि प्रीफिक्स शुड बी रिटन फर्स्ट देन द यूनिट। ओके, अच्छा, इसके बाद ये है कि मेक श्योर द SI यूनिट्स while कैलकुलेशंस। जब भी आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो ये मेक श्योर करें कि SI यूनिट्स में है या नहीं है। अगर SI यूनिट में ना हो और आप लोगों ने कैलकुलेशन की तो इसके रिजल्ट्स गलत आएंगे। तो ये बात याद रखें, SI यूनिट्स मेक श्योर करें तो फिर बाद में उसकी कैलकुलेशन करें।
अच्छा, इंशाल्लाह ये सारे कन्वेंशन क्लियर होंगे प्रीफिक्सेस के, इसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर। एरर को कहते हैं गलती। अच्छा, इसको हम डिफाइन करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन measured value and actual value is called error. The difference between actual value and measured value is called error. अच्छा, तो ये दो वैल्यू का डिफरेंस है, एक मेजर्ड वैल्यू और एक एक्चुअल वैल्यू। इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस है, तो इन दो वैल्यूज़ के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर। तो एरर इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस है। तो चलो लिख लेता हूँ, एरर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। AV फॉर एक्चुअल वैल्यू एंड MV फॉर मेजर्ड वैल्यू। ओके, मेजर्ड वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू B कहते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू B कहते हैं। अच्छा, सपोज मेरे पास एक्चुअल लेंथ है एक रॉड का 10 सेंटीमीटर, ये इसका एक्चुअल लेंथ है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने इसको मेजर किया तो उसके पास आया 9.7 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ इसका कितना है? 10 सेंटीमीटर, और एक स्टूडेंट ने इसको मेजर किया, वो आया 9.7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम चेक करें कि इसमें एरर कितना हुआ। तो चलो एरर को लिखते हैं। तो एरर का डिफिनीशन है एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो एक्चुअल वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर, मेजर्ड वैल्यू कितना है? 9.7, तो एरर हुआ 0.3 सेंटीमीटर। तो 0.3 सेंटीमीटर इज द एरर। ओके, तो एरर किस तरह मालूम करेंगे? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इंशाल्लाह ये क्लियर हुआ होगा कि एरर किसको कहते हैं। अच्छा, सपोज है इस तरह कि एक वायर है, उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ उसका कितना है? 10 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट है, उसने इसको मेजर किया और उसके पास मेजर्ड वैल्यू भी आ गई 10 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर और मेजर्ड वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर। तो हम इसमें एरर मालूम करते हैं। तो एरर का डिफिनीशन है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मेजर्ड वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो एरर क्या? नो एरर। तो इसमें एरर 0 हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि जब एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू सेम होंगे तो देयर विल बी नो एरर। अच्छा, तो एरर 0 हुआ। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर, कि एरर के कितने कितने टाइप्स हैं। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर। ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है जिसको हम कहते हैं पर्सनल एरर, या इसका नाम है पैरेलैक्स एरर। ओके, पर्सनल एरर या पैरेलैक्स एरर। अच्छा, तो हम किस तरह डिफाइन करते हैं इसको? आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, द एरर विच अराइजेज due to the fault of experimenter, due to the fault of experimenter is called personal error। एक्सपेरिमेंटर कौन होता है? जानवर होता है कि इंसान होता है? इंसान होता है। हाँ, जानवर तो एक्सपेरिमेंट नहीं करता। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंटर द पर्सन हु परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, The person who performs experiment, that is experimenter। Okay, तो जब एक्सपेरिमेंटर से गलती हो जाए तो इस गलती को हम क्या कहेंगे? पर्सनल एरर। बिल्कुल, इसको हम कहेंगे पर्सनल एरर। यानी मैं एक आसान सा मिसाल ले देता हूँ। ये मेरे पास एक वॉल क्लॉक है, इसमें जो है अभी 3 o'clock है, 3 o'clock है। अच्छा, तो मैं पर्सन ये हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ लेफ्ट साइड से, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं 5 मिनट ऊपर 3 o'clock है। एग्जैक्टली 3 o'clock नहीं है, मतलब 5 मिनट ऊपर है और 3 o'clock है। तो ये है, सपोज हमारे पास ये वॉल क्लॉक है, इसमें अभी फ़िलहाल 3 o'clock है, ये इसका टाइम है।
तो एक रीडर जो है वो रीडिंग कर रहा है इस क्लॉक की, वो इसका टाइम नोट कर रहा है। सपोज मैं पर्सन ए हूँ तो मैं इसका टाइम नोट कर रहा हूँ, लेकिन इसके लेफ्ट साइड पे हूँ। तो जब मैं लेफ्ट साइड से इसको देख रहा हूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि 5 मिनट ऊपर जो है वो 3 o'clock है। दूसरा पर्सन बी है, सपोज मैं पर्सन बी हूँ तो मैं इसको नोट कर रहा हूँ इस टाइम को टू राइट साइड से, तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसका टाइम है 5 मिनट कम 3 o'clock। मतलब मुझे वो हैंड उधर नज़र आ रहा है, तो 5 मिनट कम 3 o'clock नज़र आ रहा है। तो मतलब ये दोनों रीडिंग गलत ले रहे हैं। और अगर एक पर्सन सी है, वो पर्सन सी इसको सामने से देख रहा है, वो पर्सन सी इसको सामने से देख रहा है, तो वो कह रहे नहीं एग्जैक्टली 3 o'clock टाइम है इसमें। तो इसका ये मतलब है कि पर्सन ए और बी से जो गलती है उसको कहते हैं पर्सनल एरर। इसको क्या कहते हैं? पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर अराइज होता है, इसके रीजंस है, रीजंस ये है या तो उसकी नज़र में कुछ खराबी होगी, लैक ऑफ विजन, क्योंकि आपको तो पता है कि वर्नियर कैलिपर के जो डिवीजन्स होती हैं या स्क्रू गेज के डिवीजन्स होती हैं, वो डिवीजन्स बहुत ज़्यादा स्मॉलर डिवीजन्स होती हैं। तो इतनी छोटे छोटे डिवीजन्स होती हैं, तो छोटे छोटे डिवीजन्स होती हैं, तो इस वजह से अगर किसी इंसान की नज़र कमज़ोर होगी तो इसकी वजह से गलती अराइज हो सकती है। तो इसको कहते हैं पर्सनल एरर। या लैक ऑफ नॉलेज होगा, या लैक ऑफ नॉलेज होगा, या इनएक्सपीरियंस होगा, उसका एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, अच्छा एटसेट्रा। तो ये पर्सनल एरर के अराइज होने के चांसेस हैं, ये इसके रीजंस हैं। अच्छा, पर्सनल एरर को हम इलाज किस तरह करेंगे, ट्रीटमेंट? तो पर्सनल एरर का हम इलाज इस तरह करेंगे कि हम उस बंदे की आईसाइट चेक करेंगे ताकि उसका जो विजन हो जाए वो परफेक्ट विजन हो जाए। वो क्या हो जाए? परफेक्ट विजन हो जाए। तो फिर इसमें पर्सनल एरर अराइज होने के चांस नहीं होंगे। या उसके पास जो नॉलेज है वो साउंड नॉलेज हो जाए, वो क्या हो जाए? वो साउंड नॉलेज हो जाए, साउंड नॉलेज। अच्छा, और साउंड नॉलेज हो जाए और फिर उसका जो है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए। तो अगर हम एक्सपर्ट बंदे को बुलाएं तो इससे पर्सनल एरर के चांसेस कम होंगे। तो पर्सनल एरर याद रखें, हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं लेकिन हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान जो है वो आपको तो पता है ना कि वो गलतियों का पुतला है, वो गलती करेगा, खामखा करेगा। ह्यूमन इज़ एन एयर, टू एन ह्यूमन इज़ एन एयर। अच्छा, अब इसके बाद है दूसरा सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, द एरर विच अराइजेज due to the faulty apparatus is called systematic error. The error arises due to the faulty apparatus is called systematic error. अच्छा, ये systematic error है। जिस तरह आप लोगों ने नाम सुना होगा ज़ीरो एरर का। ज़ीरो एरर किस में होता है? या वर्नियर कैलिपर में होता है या स्क्रू गेज में होता है, मतलब अपरेटस में होता है। तो अगर अपरेटस में होता है तो इस वजह से ज़ीरो एरर को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। ज़ीरो एरर को हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर। अच्छा, तो जब भी डिवाइस में गलती होगी, डिवाइस गलत होगा और हम इससे मेजरमेंट्स करें तो खामखा रीडिंग गलत आएगी, तो इस एरर को क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। बिल्कुल, इस एरर को सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। सिस्टमेटिक एरर क्यों अराइज होता है, इसके क्या रीजंस हैं? तो सिस्टमेटिक एरर ये होगा कि पुअर क्वालिटी अपरेटस होगा। जिस तरह एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर 500 रुपीज़ का है और हम 10 रुपये वाला चाइना वाला वर्नियर कैलिपर लें तो खामखा गलती होगी। तो इस एरर को हम क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक एरर। अच्छा, या ओल्ड अपरेटस, यानी अपरेटस बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं तो फिर भी
वो अपरेटस लूज़ हो जाते हैं, ज़्यादा यूज़ होने से लूज़ हो जाते हैं, मतलब उससे फिर भी अपरेटस जंग लग जाता है इनको, तो फिर भी उनसे एरर अराइज हो सकता है। तो इस एरर को क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर का हम इलाज किस तरह करेंगे? तो पहला तो ये पॉइंट है कि हम लाएँ गुड क्वालिटी अपरेटस। अगर हम गुड क्वालिटी अपरेटस लाएंगे तो गुड क्वालिटी अपरेटस से, तो इससे सिस्टमेटिक एरर ख़त्म हो जाएगा। या अगर एरर अराइज हुआ तो हम इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द फाइनल रीडिंग, तो इससे सिस्टमेटिक एरर ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ज़ीरो एरर के दो टाइप्स हैं, ज़ीरो एरर के दो टाइप्स हैं, ज़ीरो एरर के दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर को फाइनल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव ज़ीरो एरर को फाइनल रीडिंग में ऐड करते हैं। अच्छा, तो इससे ज़ीरो एरर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो एरर कम्प्लीटली वैनिश्ड। अच्छा, तीसरा टाइप ऑफ एरर है, दैट इज कॉल्ड, तीसरा है रैंडम एरर। रैंडम एरर, द एरर which arises due to the environmental conditions, due to the environmental conditions is called a random error. The error arises due to the environmental condition is called random error. अच्छा, जो environmental condition की वजह से error arise हो जाए इसको हम क्या कहते हैं? random error. सपोज अगर हमारे पास एक पेंडुलम है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई L over G अंडर रूट। दिस इज द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ओके, अगर सख्त गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये लेंथ एक्सटेंड हो सकता है। करेक्ट, लेंथ एक्सटेंड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, तो हमें पता है कि एवरीथिंग इज एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग एक्सेप्ट पिकोड़ा हीटिंग से कंट्रैक्ट की। अच्छा, तो एवरीथिंग एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो अगर हम स्ट्रिंग का टेम्परेचर देंगे तो ये टेम्परेचर देने से इसका लेंथ एक्सटेंड हो जाएगा, लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, टाइम पीरियड ज़्यादा। दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर। तो रैंडम एरर का मतलब है जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से एरर राइज हो। जिस तरह आप लोगों ने नाम सुना होगा रस्टिंग या कोरोजन, तो ये इस एरर को क्या कहते हैं? रैंडम एरर, क्योंकि रस्टिंग ह्यूमिडिटी की वजह से आ जाता है और ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंटल फैक्टर है। रस्टिंग आप लोगों ने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो कि वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो हो जाता है तो इसकी वजह से एरर राइज होता है, रस्टिंग हो जाता है। रस्टिंग मतलब कोरोजन हो जाता है, तो इससे भी डिवाइस ख़राब हो जाती हैं, रीडिंग गलत आ जाती। अच्छा, गर्मियों में स्पीड ऑफ साउंड मालूम करते हैं तो आ जाता है 340 मीटर पर सेकंड। सर्दियों में स्पीड ऑफ साउंड मालूम करते हैं तो आ जाता है 330 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ साउंड में गलती आ गई, गर्मियों में 340 और सर्दियों में 330, तो स्पीड ऑफ साउंड में एरर आ गया। तो इस एरर को कहते हैं रैंडम एरर, क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से एरर आ गया। एनवायरनमेंट की वजह से जो एरर अराइज हो जाए इसको हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर। ओके, ये रैंडम एरर होगा। अच्छा, अब इसमें रैंडम एरर अराइज होने के रीजंस क्या है? रैंडम एरर अराइज होने के रीजंस हैं माहौल का टेम्परेचर, माहौल का प्रेशर, माहौल की ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। अच्छा, तो ये रैंडम एरर का जो है वो रीजंस है। तो रैंडम एरर का रीजंस है ये।
अच्छा, तो माहौल का टेम्परेचर, माहौल का प्रेशर, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा, ये इसके रीज़न्स हैं। अगर हम इसका इलाज करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे? तो ट्रीटमेंट की तरफ आएँ कि हम इसका इलाज कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट इसका ये है कि सूटेबल कंडीशन इन द लैब, हम लैब में क्या लाएंगे? सूटेबल कंडीशंस इन द लैब हम लाएंगे। तो लैब में सूटेबल कंडीशन होना चाहिए। या अगर एरर अराइज हुआ तो फिर क्या करेंगे? हम करेंगे रिपीट द एक्सपेरिमेंट्स, repeat the experiments for several times yeah, again and again, and then take its mean का मतलब है एवरेज, take its mean, तो फिर उससे रैंडम एरर कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो रैंडम ना कंप्लीटली ख़त्म नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, तो रैंडम एरर जो है ये मिनिमाइज हो सकता है, लेकिन रैंडम एरर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो रैंडम एरर को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये हमारे पास जो टॉपिक था इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एरर्स। तो ये एरर का टॉपिक कंप्लीट हुआ माशाल्लाह से। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। ओके, अच्छा, राउंडिंग ऑफ क्या होता है? नाम से जाहिर है, राउंडिंग का मतलब है कम करना। तो इसको हम डिफाइन करते हैं द रिड्यूसिंग ऑफ डिजिट्स अप टू सर्टेन accuracy is called rounding off. The reducing of digits up to certain accuracy, that is called rounding off. अच्छा, फिलहाल अपने ज़हन में आप लोग बिठा लें कि राउंडिंग ऑफ का मतलब है रिड्यूसिंग ऑफ डिजिट्स। ये सर्टन एक्यूरेसी वाली बात जो है ये अभी फ़िलहाल रहने दें। ये बात अब अभी फ़िलहाल आपको समझ नहीं आ रही, ये बात आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंशाल्लाह समझ आएगी। फ़िलहाल आप ज़हन में डाल दें कि राउंडिंग ऑफ का मतलब है रिड्यूसिंग ऑफ डिजिट्स। अच्छा, तो ये रिड्यूसिंग ऑफ डिजिट्स किस तरह करते हैं? इसके लिए रूल्स हैं। रूल नंबर फर्स्ट, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, if the last digit is greater than 5, तो फिर क्या करेंगे? सेकेंड लास्ट डिजिट में 1 ऐड करेंगे, सेकेंड लास्ट डिजिट में 1 ऐड करेंगे। अच्छा, अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा हुआ तो सेकेंड लास्ट डिजिट में 1 ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिगर है 65.718913। अच्छा, हमसे कह रहे हैं कि रिड्यूस द डिजिट अप टू 4 डिजिट्स। हमने इसको 4 डिजिट्स में क्या करना है? रिड्यूस करना है। जब हमने इसको 4 डिजिट तक रिड्यूस करना है तो इसका लास्ट डिजिट हुआ 8, लास्ट डिजिट हुआ 8, और हमें पता है अगर लास्ट डिजिट 8 हुआ तो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो अगर 8 ग्रेटर देन 5 हुआ तो ये हुआ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कह रहे हैं कि लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5। अच्छा, तो 8 इज द लास्ट डिजिट एंड विच इज ग्रेटर देन 5, तो सेकेंड लास्ट डिजिट में 1 ऐड करो तो ये आ जाएगा 65.72। तो मैंने 1 में 1 ऐड किया तो ये आ जाएगा 2। अच्छा, फॉर एग्जांपल दूसरा मिसाल सुने, हमारे पास एक फिगर है 3.2761447। अच्छा, ये कह रहे हैं कि रिड्यूस द डिजिट अप टू 3 डिजिट्स, रिड्यूस द डिजिट अप टू 3 डिजिट्स, 3 डिजिट तक हमने इसको कम करना है। तो लास्ट डिजिट इसका हुआ 6, क्योंकि हमें 3 डिजिट चाहिए। जब 3 डिजिट चाहिए तो इसका लास्ट डिजिट क्या हुआ? 6 इज द लास्ट डिजिट एंड 6 इज ग्रेटर देन 5। 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो रूल नंबर 1 हुआ। तो रूल नंबर 1 कह रहा है कि सेकेंड लास्ट डिजिट में 1 ऐड करो तो ये आ जाएगा 3.278 एंड रिमूव द लास्ट डिजिट्स, और लास्ट डिजिट को क्या करें? रिमूव करें। इंशाल्लाह ये
रूल नंबर 1 समझ आ गया होगा, आसान है, तो मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके बाद है रूल नंबर 2, इफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन नो चेंज। If last digit is less than 5 then no change. For example हमारे पास एक फिगर है 53.713134.9, ये हमारे पास एक डिजिट है। हमसे कह रहे हैं कि हमें जस्ट 3 डिजिट चाहिए। अगर हमें जस्ट 3 डिजिट चाहिए तो विच इज द लास्ट डिजिट? 1 is the last digit and 1 is less than 5. If 1 is less than 5, last digit is less than 5, it is rule number 2. तो रूल नंबर 2 है। अच्छा, तो रूल नंबर 2 कह रहे हैं कि only remove the last digit, there should be no change in the figure. फिगर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, just remove the last digit. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फिगर है 36.559.219। अच्छा, ये हमारे पास एक डिजिट है। ये हमें कह रहे हैं कि रिड्यूस द डिजिट अप टू 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स तक इसको क्या करो? रिड्यूस करो। तो विच इज द लास्ट डिजिट? लास्ट डिजिट इज 2। लास्ट डिजिट इज 2 एंड 2 इज लेस देन 5। 2 5 से कम है। अगर 2 5 से कम है तो रूल नंबर 2 हुआ। रूल नंबर 2 कह रहा है कि लास्ट डिजिट 5 से कम हो देन नो चेंज। नो चेंज का मतलब है जस्ट रिमूव द लास्ट डिजिट, तो जो बचा वही रिड्यूस डिजिट होगा। अच्छा, तो 36.59। अच्छा, तो ये हमारे पास हुआ रूल नंबर 2। अच्छा, अब हमारे पास है रूल नंबर 3, इफ द लास्ट डिजिट is equal to 5. If the last digit is equal to 5, then case number 1. Then there are 3 cases. Case number 1 say that if the second last digit is odd, then add 1 in it, तो इसमें 1 ऐड करो। अगर सेकंड लास्ट डिजिट ऑड है तो इसमें 1 ऐड करो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिगर है 11.735, ये हमारे पास एक फिगर है। हमसे कह रहे हैं कि रिड्यूस द डिजिट अप टू 4 डिजिट्स। अगर हमने इसको 4 डिजिट तक रिड्यूस करना है तो 5 इज द लास्ट डिजिट। 5 इज द लास्ट डिजिट, सो इट इज रूल नंबर 3। बिकॉज 5 इज द लास्ट डिजिट। अगर 5 लास्ट डिजिट है तो केस नंबर 1 कह रहा है कि सेकंड लास्ट डिजिट को देखो। सेकंड लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? अगर ऑड होना चाहिए। अगर सेकंड लास्ट डिजिट ऑड है तो इसमें 1 ऐड, तो यह आ जाएगा 11.74 एंड रिमूव द लास्ट डिजिट। ओके, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फिगर है 17.95, वो कह रहे हैं कि हमें जस्ट 3 डिजिट चाहिए। तो विच इज़ द लास्ट डिजिट? 5। ऑब्वियसली 5 इज़ द लास्ट डिजिट, यस। तो हम देखेंगे सेकंड लास्ट डिजिट को। अगर सेकंड लास्ट डिजिट ऑड हुआ तो 1 ऐड करो। तो सेकंड लास्ट डिजिट 9 है तो 9 में 1 ऐड करो, तो यह आ जाएगा 18.0, क्योंकि अगर 9 में 1 प्लस करोगे तो 10 हो जाएगा, तो 1 इधर चल जाएगा, तो आ जाएगा 18.0। अच्छा, ये हमारे पास हुआ केस नंबर 1। केस नंबर 2 कह रहा है कि इफ द सेकेंड लास्ट डिजिट इज इवन, देन रिमूव the last digit without any change. ओके, तो फिर कोई चेंज नहीं लाना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिगर है
23.725। ये कह रहे हैं कि हमें जस्ट 4 डिजिट चाहिए, हमें जस्ट 4 डिजिट चाहिए। अगर हमें जस्ट 4 डिजिट चाहिए तो लास्ट डिजिट कौन सा हुआ? 5। लास्ट डिजिट 5 हुआ तो इट इज़ रूल नंबर 3rd। जब लास्ट डिजिट 5 होगा इट इज़ रूल नंबर 3rd। तो हमने देखना होगा सेकंड लास्ट डिजिट को। सेकंड लास्ट डिजिट क्या है? इवन। सेकंड लास्ट डिजिट क्या है? इवन। जब इवन है तो रिमूव द लास्ट डिजिट विदाउट एनी चेंज, तो यह आ जाएगा 23.72। 23.72। अच्छा, सपोज हमारे पास एक फिगर है, हमारे पास एक फिगर है 54.85। ये कह रहे हैं कि हमें जस्ट 3 डिजिट चाहिए। जब सर सिर्फ 3 डिजिट चाहिए तो लास्ट डिजिट हुआ 5। अगर 5 लास्ट डिजिट हुआ तो इट इज़ रूल नंबर 3rd। तो हमने देखना होगा सेकंड लास्ट डिजिट को। सेकंड लास्ट डिजिट क्या है? इवन। अगर सेकंड लास्ट डिजिट इवन है तो रिमूव द लास्ट डिजिट विदाउट एनी चेंज, तो यह आ जाएगा 54.8 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो इट इज रूल नंबर नो, इट इज केस नंबर 2। अच्छा, अभी हम इसमें आ जाते हैं केस नंबर 3 की तरफ। तो केस नंबर 3 हमारे पास है, केस नंबर 3, इफ देर आर certain non-zero digits after 5, then add 1 in the second last digit whether it is even or odd. Then add 1 in the second last digit whether it is even or odd. तो केस नंबर 3 कह रहे हैं कि even odd को नहीं देखना, even odd को नहीं देखना, 1 खामखा ऐड करना है। लेकिन कब? if there are certain digits after 5, अगर 5 के बाद भी certain digits हों तो फिर सेकंड लास्ट डिजिट को नहीं देखना कि वो even है या odd है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 57.7316, ये हमारे पास एक डिजिट है। तो ये कह रहे कि रिड्यूस द डिजिट अप टू 3 डिजिट्स। तो लास्ट डिजिट कौन सा हुआ? लास्ट डिजिट हुआ 5। लास्ट डिजिट क्या हुआ? 5। अगर 5 हुआ तो इट इज रूल नंबर 3। ओके, तो जब रूल नंबर 3 हुआ और 5 के बाद भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो अगर नॉन जीरो डिजिट हैं तो इट इज केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 कह रहे हैं कि सेकंड लास्ट डिजिट को ना देखो कि इवन है कि ऑड है, 1 ऐड, तो ये आ जाएगा 57.8 एंड रिमूव द लास्ट डिजिट्स। ओके, फॉर एग्जांपल टेक अनदर एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल है 68.825312। ओके, तो ये कह रहे हैं कि हमें जस्ट 4 डिजिट चाहिए। अगर 4 डिजिट चाहिए तो लास्ट डिजिट कौन सा हुआ? 5। अगर 5 हुआ लास्ट डिजिट तो इट इज रूल नंबर 3rd। अगर रूल नंबर 3rd हुआ तो फिर हमने देखा कि 5 के बाद भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अगर 5 के बाद भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो इट इज केस नंबर 3। केस नंबर 3 कह रहे हैं कि सेकंड लास्ट डिजिट को ना देखो कि इवन है या ऑड है, 1 ऐड, किया जाएगा 68.83 एंड रिमूव द लास्ट डिजिट्स। ओके, so it is all about rounding off data. Okay, this is all about rounding off data. अच्छा, इसके बाद another topic है that is significant figure. That is significant figure. The figure which consists of accurate figure and the first doubtful figure is called
is called significant figures. ओके, सिग्निफिकेंट फिगर में दो किस्म के फिगर होने चाहिए, क्या क्या? एक्यूरेट फिगर और फर्स्ट डाउटफुल फिगर। एक्यूरेट फिगर एंड फर्स्ट डाउटफुल फिगर। अगर ये दोनों फिगर किसी फिगर में हो तो उसको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर में एक्यूरेट फिगर भी होना चाहिए और डाउटफुल फिगर भी होना चाहिए, एक्यूरेट फिगर भी होना चाहिए और फर्स्ट डाउटफुल फिगर भी होना चाहिए। अगर एक्यूरेट और फर्स्ट डाउटफुल दोनों फिगर है तो इस फिगर को हम क्या कहेंगे? इस फिगर को हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, तो ये हमारे पास होगा सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर को पहचानेंगे कैसे? चलो मैं एक मिसाल ले लेता हूँ। सपोज हमने एक रीडिंग ले ली, उसका आंसर आया 10.341। हमने इस रीडिंग को रिपीट किया, ये आया 10.345। हमने इस रीडिंग को दोबारा रिपीट किया 10.347। हमने इस एक ही रीडिंग को बार बार, एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया तो हमारे पास 3 रीडिंग्स आ गए। अच्छा, तो हमने देखा कि ये 10.34, 10.34, 10.34 ये मुसलसल रिपीट हो रहा है। अगर ये 10.34, 10.34, 10.34 मुसलसल रिपीट हो रहा है तो ये हमारे पास हुआ एक्यूरेट फिगर। अच्छा, लेकिन इस 1 में या 5 में या 7 में हमें शक हो रहा है कि आया 1 एक्यूरेट है या 5 एक्यूरेट है या 7 एक्यूरेट है। ये आखिरी जो फिगर है ये चेंज हो रहा है। तो अगर ये चेंज हो रहा है तो इसको हमने कहा डाउटफुल डिजिट। कौन सा? डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब है जिसमें शक हो। डाउटफुल का मतलब है जिसमें जो एक्यूरेट ना हो, तो इसमें शक है कि ये 1, 5 या 7 जो है ये एक्यूरेट है या नहीं है। तो 10.34 एक्यूरेट और ये डाउटफुल। तो 10.341 जो है ये क्या है? एक्यूरेट। ये एक्यूरेट और ये डाउटफुल। तो एक्यूरेट एंड डाउटफुल इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। ये एक्यूरेट और ये डाउटफुल, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। ये एक्यूरेट एंड ये डाउटफुल, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर में एक्यूरेट फिगर भी होता है और डाउटफुल फिगर भी होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, हम इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम पहचानेंगे किस तरह? तो इसके लिए रूल्स हैं। रूल नंबर 1, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट कौन से होते हैं? हमें पता है नॉन जीरो डिजिट होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू 9। ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो नॉन जीरो डिजिट सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 72.9 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखें 72.9 सेंटीमीटर तो ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट। सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाउ मेनी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल हमारे पास हुआ 85.16 सेंटीमीटर। तो देखें 8 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है, 1 भी नॉन जीरो है, 6 भी नॉन जीरो। सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर 2, व्हेन zeros are at the left side of first non-zero digit, first non-zero digit, it will not be significant. It will not be significant. अगर जीरो लेफ्ट साइड पे होंगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल 0.003 सेंटीमीटर, तो आप देखें ये सारे जीरो लेफ्ट साइड पे हैं। अगर सारे जीरो लेफ्ट साइड पे हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिगर है 0.00016 सेंटीमीटर। तो अगर आप देख लें ये सारे जीरो लेफ्ट साइड पे हैं, हाँ 1 के लेफ्ट साइड पे हैं। तो नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे हो तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, तो अच्छा ये हमारे पास हुआ रूल नंबर 2। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। व्हेन
the zeros are in between the non-zero digits, it will be significant. It will be significant. Okay, तो वो significant होंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए 301.57 सेंटीमीटर. तो अगर आप देख लें ये ज़ीरो जो आ गया ये नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में आ गया. जब दरमियान में आ जाए तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा. तो 1 2 3 4 5, सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए कि 100.31 सेंटीमीटर. तो अगर आप देख लें ये जो दो ज़ीरोज़ आ गए, दो ज़ीरोज़ ये नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में है. जब नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में होंगे तो ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे. सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो जो ज़ीरो इन बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट होगा. अच्छा, केस नंबर 4, रूल नंबर 4, व्हेन zeros are at the right side of the non-zero digits. If zeros are at the right side of the non-zero digits, then case number 1. हाँ, केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि इट विल, केस नंबर 1 कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डेसिमल पॉइंट, all the right zeros will be significant. All the right zeros will be significant. Okay, all the right zeros will be significant. In the presence of decimal point, all the right zeros will be significant. For example, हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 100.0 सेंटीमीटर. अगर आप देख लें ये सारे ज़ीरो राइट साइड पे हैं, किसके? नॉन ज़ीरो डिजिट के, और डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो दीज ज़ीरोज़ विल बी सिग्निफिकेंट. सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर. सपोज क्वेश्चन आ जाए कि 20.000 सेंटीमीटर. तो अगर आप देख लें तो डेसिमल पॉइंट है तो सारे राइट ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट होंगे. 2 के राइट साइड पे ज़ीरो है ना, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट के अगर राइट साइड पे ज़ीरोज़ होंगे तो सारी ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे. सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अच्छा, केस नंबर 2, इन द absence of decimal point, it will depends on least count. तो फिर लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा. हाँ, अगर सपोज हमारे पास एक फिगर है 6000 किलोग्राम, ये एक फिगर है, सारे जीरो राइट साइड पे हैं, यस. डेसिमल पॉइंट नहीं है, यस. केस नंबर 2. अगर सारे जीरो राइट साइड पे हैं तो इट इज रूल नंबर 4. अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इट इज केस नंबर 2. अच्छा, तो सपोज हमने 6000 किलोग्राम मेजर किया और शॉपकीपर के पास सिर्फ 1 kg नॉन मास है, मतलब 1 kg नॉन मास पर उसने ये सारा मेजरमेंट किया, तो इसका मतलब है कि लीस्ट काउंट इसका हुआ 1 किलोग्राम. तो आप इस तरह करेंगे कि जो गिवन फिगर है 6000, इसको लीस्ट काउंट पे डिवाइड करेंगे. लीस्ट काउंट पे क्या करेंगे? डिवाइड. जो बचेगा वो सारा का सारा सिग्निफिकेंट होगा. सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर इन 6000 किलोग्राम. दूसरी मिसाल सुने, हमारे पास एक मास है 6000 किलोग्राम. तो देखिए जीरो राइट साइड पे है, यस, इट इज रूल नंबर 4.
डेसिमल पॉइंट नहीं है, इट इज केस नंबर 2। अच्छा, सपोज शॉपकीपर के पास सिर्फ नॉन मास है 10 kg, 10 kg नॉन मास है, मतलब 10 kg नॉन मास पर उसने ये सारा मेजरमेंट किया। अच्छा, तो अब इस तरह करें कि गिवन फिगर को लीस्ट काउंट पे डिवाइड करो, तो जो बचेगा वो सारा का सारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन 6000 किलोग्राम। अच्छा, इसी तरह एंड सो ऑन, अगर हमारे पास एक फिगर है 6000 किलोग्राम और लीस्ट काउंट इसका है 100 किलोग्राम, तो क्या करेंगे, गिवन फिगर को लीस्ट काउंट पे क्या करेंगे, डिवाइड, तो जो बचेगा वो सारा का सारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो 6000 किलोग्राम में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास हुआ केस नंबर 2। अच्छा, अब हम आ जाते हैं केस नंबर 3 की तरफ। तो केस नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। केस नंबर 3 कह रहा है, केस नंबर 3 के इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट एंड नो लीस्ट काउंट, इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, नो लीस्ट काउंट, then convert the figure into scientific notation, and the figure other than power of 10 will be significant, अच्छा, सपोज हमसे ये कह रहे हैं कि एक फिगर है 8000 ना, उसने ये कहा कि 8000 जो है किलोग्राम, ना इसने ये कहा कि 8000 किलोग्राम किस लीस्ट काउंट पे मेजर हुआ, ये नहीं पता। कि अगर ये नहीं पता कि शॉपकीपर के पास नॉन मास कितना था, 1 किलोग्राम था, 10 किलोग्राम था, 100 किलोग्राम था, 1000 किलोग्राम था, ये नहीं पता। जब हमें नॉन मास का नहीं पता, जब हमें लीस्ट काउंट का नहीं पता और डेसिमल पॉइंट भी इधर नहीं है, तो ना लीस्ट काउंट है ना डेसिमल पॉइंट है, तो इट इज केस नंबर 3। केस नंबर 3 कह रहे हैं इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट एंड नो लीस्ट काउंट। अच्छा, तो ना इसका लीस्ट काउंट है ना इसका डेसिमल पॉइंट है। अच्छा, तो कन्वर्ट द फिगर इनटू साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करो, तो ये आ जाएगा 8 × 10³ किलोग्राम एंड द फिगर अदर देन पावर ऑफ 10 विल बी सिग्निफिकेंट, सो ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर इन द 8000 किलोग्राम। ओके, सपोज हमारे पास एक फिगर है 70,000 मीटर, 70,000 मीटर, ऑल द राइट जीरोस, सारे जीरोस राइट साइड पे, इट इज रूल नंबर 4। ना डेसिमल पॉइंट है ना लीस्ट काउंट है, तो इट इज केस नंबर 3। तो कन्वर्ट द फिगर इनटू साइंटिफिक नोटेशन, तो आ जाएगा 7 × 10⁴ मीटर एंड द फिगर अदर देन पावर ऑफ 10 विल बी सिग्निफिकेंट फिगर, सो ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर। तो हमारे पास सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इंशाल्लाह ये समझ आ गई। ये हमारे पास हुआ केस नंबर 3, ये सारा का सारा हुआ केस नंबर 3। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। रूल नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का है। रूल नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का है। अच्छा, और ये रूल एनएमडीकेड या ईटा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट सोल्यूशन हमें आंसर का पता होगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमें विदाउट सोल्यूशन आंसर का इंशाल्लाह पता होगा। द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विल बी एज लीस्ट significant as least in the individual। अच्छा, तो आंसर इतना कम होगा जितना कम उसमें
इंडिविजुअल नंबर में है। आंसर इतना कम होगा जितना कम उसमें इंडिविजुअल नंबर में। अच्छा, फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज आ गया बच्चों, एमसीक्यूज। अच्छा, एमसीक्यूज आ गया 12.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 157.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 127.52 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एक फिगर आ गया। इसका ऑप्शन ए है, ये मैं रफली दे रहा हूँ। अच्छा, ये आंसर रफली दे रहा हूँ। इसका आंसर आ गया 352.1। ऑप्शन बी है 352.92। ऑप्शन सी है 353। ऑप्शन डी है 357.921। ये हमारे पास है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस जब आएंगे, इस किस्म के एमसीक्यूज आएंगे, तो बेवकूफ़ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनको कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। वैसे कैलकुलेशन तो कर भी नहीं सकते, खैर इतना बड़ा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल है। किसका रूल है? मल्टीप्लिकेशन का। तो इधर सिग्निफिकेंट फिगर कितने? इस इंडिविजुअल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इस इंडिविजुअल में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और इस इंडिविजुअल में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, तो इस इंडिविजुअल में 3 सिग्निफिकेंट, इस इंडिविजुअल में 4 सिग्निफिकेंट, और इस इंडिविजुअल में 5 सिग्निफिकेंट। अब आंसर कितना होगा? इस रूल के मुताबिक होगा कि आंसर इतना कम होगा जितना इंडिविजुअल में कम है। तो सबसे कम इंडिविजुअल में कितना है? इसमें 3 सिग्निफिकेंट, इसमें 4 सिग्निफिकेंट, और इसमें 5। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट ये हुआ। अगर सबसे कम ये सिग्निफिकेंट हुआ तो आंसर भी इतने सिग्निफिकेंट में होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? वो इतना कम होना चाहिए जितना कम उसके इंडिविजुअल में है। अच्छा, ये हमारे पास रूल नंबर 5। लास्ट रूल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दिस इज द लास्ट रूल। अच्छा, द आंसर ऑफ एडिशन and subtraction will have least decimal digits as least decimal digits in the individual. As least decimal digit in the individual. अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने पूरे फिगर को नहीं देखना, हमने जस्ट डेसिमल डिजिट्स को देखना है। अच्छा, जिसमें जितना कम डेसिमल डिजिट्स होंगी आंसर में भी उतना कम डेसिमल डिजिट्स होनी चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज आ गया कि हमने ऐड करना है 232.5 प्लस 1.2571 प्लस 13.52 प्लस 118.171। ओके, ये मेरे पास 4 नंबर्स हैं, हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो कह रहे कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारे पास है 401.7, ऑप्शन ए है 450.71, ऑप्शन सी है 465.131, ऑप्शन डी है 473.931। अच्छा, ये आंसर्स हैं। अब ये रूल हमें बताएगा विदाउट सॉल्यूशन आंसर बताएगा। देखें, तो कह रहे कि आंसर में इतने कम डेसिमल डिजिट्स होनी चाहिए जितने कम डेसिमल डिजिट इंडिविजुअल में। तो इस इंडिविजुअल में कितने डेसिमल डिजिट्स हैं? 1। इस इंडिविजुअल में 4 डेसिमल डिजिट्स
पूरे फिगर को नहीं देखना, पूरे फिगर को नहीं देखना, सिर्फ डेसिमल डिजिट्स को देखना है। इसमें कितने डेसिमल डिजिट्स हैं 2, इसमें कितने डेसिमल डिजिट्स हैं 3। अच्छा तो इधर 1 डेसिमल डिजिट्स, इधर 4, इधर 2, इधर 3। अच्छा तो सबसे कम डेसिमल डिजिट्स इसमें है 1, तो अगर सबसे कम डेसिमल डिजिट इसमें है तो आंसर में भी 1 डेसिमल डिजिट होना चाहिए। तो जिस आंसर में 1 डेसिमल डिजिट्स हैं दैट इज द करेक्ट आंसर। सो 0.7 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज 1 डेसिमल डिजिट। इंशाल्लाह ये टॉपिक समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी इंशाल्लाह बाद में बेस्ट ऑफ लक।